हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन की बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टैबलेट का जो कि आपको हाइपर एसिडिटी या तो पेप्टिक अल्सर के केस में दिया जाता है ताकि आपके कंडीशंस को मेंटेन किया जा सके, इसकी सिवियरिटी को इनहिबिट किया जा सके, इसके प्रोग्रेशन को रोका जा सके और आपको अच्छे स्टेट में रखा जा सके। आज का मेरा प्रोडक्ट का ब्रांड नेम है ओमेज और इसे बनाने वाली कंपनी है डॉक्टर रेड्डी, जो कि एक अच्छी खासी कंपनी है जिसके बारे में सबको लगभग पता होता है। तो क्या ये ओमेज आपका एक्टिव कॉन्स्टेंट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे एक्टिव कॉन्स्टेंट हमारा ओमेज में है ओमेप्राजोल, जो कि एक कैप्सूल के फॉर्म में है और इसका जो कंसंट्रेशन है, स्ट्रेंथ है, वह है 20 mg। इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन को ध्यान में रख करके बनाया गया है। और यहाँ पे आप जीआई का डायग्राम भी देख रहे हो, यानी कि पेट का, स्टमक का डायग्राम देख रहे हो। इसका मतलब यह है कि ये जो ड्रग है आपका पेट से संबंधित समस्याओं को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। ये जो ओमेप्राजोल है वह स्पेसिफिक तरीके की कोटिंग के साथ आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एज एंट्रिक कोटेड पैलेट्स। एंट्रिक कोटेड एक स्पेशल तरीके का कोटिंग होता है जिसका मकसद ये होता है कि उसके अंदर जो भी कॉन्स्टेंट होगा, इस कैप्सूल के अंदर जो भी कॉन्स्टेंट होंगे, उनको आपके स्टमक में प्रेजेंट एसिड से बचाया जा सके ताकि वो अपने गंतव्य डेजिग्नेशन स्थान यानी कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन तक बिना किसी दिक्कत के, बिना डिटोरियोरेशन के पहुंच सके। तो एंट्रिक कोटिंग एक प्रकार से कोटिंग है, कवर है, जो उसको बचा के रखने का काम करता है एसिड के रेस्पेक्ट में। तो ये हो गई उसकी कुछ बेसिक इंडिकेशन। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर आपका जो ओमेज है, ओमेप्राजोल कैप्सूल है, वो किस केस में काम आता है। ये यूज होता है आपके पेप्टिक अल्सर के केस में, यहाँ पे आप देख रहे हो, और साथ में हाइपर एसिडिटी के केस में भी इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। जब कभी भी आपके डॉक्टर आपको कोई दवाई ऐसी दे रहे हो, आपके प्रिस्क्रिप्शन में कम से कम 3 से ऊपर के दवाइयां हो, एंटीबायोटिक्स उसमें इंक्लूड किया गया हो, तो उसके होने में से जो एसिडिटी हो सकती है, हाइपर एसिडिटी हो सकती है, उसको मैनेज करने के लिए भी ये दवाइयां दी जाती हैं। तो मेन कैटेगरी है इसका एंटी पेप्टिक अल्सर, यानी कि ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये आखिर अल्सर क्या है, फिर पेप्टिक का समझ में आ जाएगा। अल्सर एक ऐसा कंडीशन है जहां पे आपके सरफेस ऑफ द पार्ट पे किसी तरीके का इरोजन, इस तरीके से छिलाव नजर आता है। जैसे दौड़ते भागते आप कभी गिर जाते हो, छिल जाते हो, तो कोहनी छिल जाती है, तो उसको हम स्किन अल्सर भी एक प्रकार से रफ में बोल सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं पेप्टिक अल्सर के रेस्पेक्ट में, तो इसका मतलब है कि आपके जीआई पार्ट में इस अंदर के हिस्से पे ये छाले बनने लग जाते हैं और इसी को हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। तो ये जो अल्सर है वो क्यों होता है? जब आपके पेट पे एसिड का अटैक ज्यादा होने लगता है, ज्यादा मात्रा में एसिड बनने लगता है, तो फिर ये आपके स्किन ऑफ द स्टमक को थोड़ा थोड़ा इरोड करने लगता है, छिलने लगता है, और ये फिर धीरे से पेप्टिक अल्सर का कारण बन जाता है। पेप्टिक अल्सर के कारण कई अलग अलग हैं। जैसे अगर आप बात करो तो उसमें से एक कारण यह है कि आपकी गैस्ट्रिक एसिड का जो सीक्रेशन है, एचसीएल का सीक्रेशन है, वो ज्यादा मात्रा में बनता है। दूसरा कारण ये होता है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे एच पायलोरिक हो गया हो, वो आपको इन्फेक्ट कर देगा, जिसकी वजह से आपका एसिड प्रोडक्शन ज्यादा होने लगेगा। एक और प्रॉब्लम है जो कि आपके डाइट से रिलेटेड है, जैसे कि अगर आप बहुत अधिक मात्रा में स्पाइसी और स्पाइसी के साथ साथ मसालेदार खाना कंज्यूम करते हो, तो भी एक ट्रिगरिंग फैक्टर है। इट्स नॉट अ कॉजिंग फैक्टर बट इट्स अ ट्रिगरिंग फैक्टर। और स्ट्रेस इंड्यूस अल्सर भी नोट किया गया है, यानी कि अगर आप एक्सेसिव स्ट्रेस लेते हो तो वो भी अल्सर में कन्वर्ट हो सकता है। तो ओवरऑल कई अलग अलग कारण हैं जिनकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। मेन बात तो यह है कि अटैकिंग फैक्टर जो कि एसिड है, पेप्सिन है, और डिफेंसिव फैक्टर जो कि आपके बाइकार्बोनेट का लेयर है स्टमक के पास, इन दोनों में इम्बैलेंस होने की वजह से अल्सर जनरली कॉज होता है। तो इन्हीं को अपने को मैनेज करना है तो आपका अल्सर आसानी से मैनेज हो जाएगा। यहाँ पे मैं बात किया था कि हमारा जो एक्टिव कॉन्स्टेंट है वो है ओमेप्राजोल, और ये ओमेप्राजोल कौन सी कैटेगरी को फॉलो करता है, जरा अगर आप इस क्लासिफिकेशन में देखें जो कि केडी त्रिपाठी के 8th एडिशन को ध्यान में रख करके बनाया गया है, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट को साथ में और क्लियर करते चलो। तो ओमेप्राजोल आपको यहाँ पे लोकेटेड नजर आ रहा है, दिस इज द ओमेप्राजोल। और ये ओमेप्राजोल किस सब कैटेगरी के अंदर है? यह है आपका प्रोटोन पंप इनिबिटर। और ये जो प्रोटोन पंप इनिबिटर है वो किस मेन क्लास को फॉलो करता है? ये मेन क्लास को फॉलो करता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर, यानी कि ऐसे ड्रग जो कि गैस्ट्रिक एसिड यानी कि एचसीएल के सिक्रेशन को इनहिबिट कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप अपने पेप्टिक अल्सर को मैनेज करना चाहते हो तो इसके दो मेन पॉसिबिलिटीज है। एक तो एसिड के सिक्रेशन जो कि आपके स्टमक में पैराइटल सेल से हो रहा है, इसको आप इनहिबिट कर दो। दूसरा यह है कि आप उन कारणों को इनहिबिट कर दो जिनकी वजह से यह प्रोसेस हो रहा है। जैसे अल्सर के कारण पीछे अगर आप देखोगे तो एच पायलोरिक है, आप एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ स्पाइसी फूड को कम कर दो, वो ठीक हो जाएगा। स्ट्रेस लेना कम कर दो, वो ठीक हो जाएगा। या अगर आप एसिड के सिक्रेशन को कम नहीं कर पा रहे हो तो जो ऑलरेडी बना बनाया एसिड आपके स्टमक में प्रेजेंट है, इसे एंटासिड की सहायता से न्यूट्रल कर दिया जाए। क्योंकि एसिड के साथ अगर हम बेस को मिला देंगे तो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल होने की वजह से एसिडिटी की जो प्रॉब्लम हो रही थी आपको, वो आप आराम से मैनेज कर सकते हो। तो ये एक बेसिक
फिजियोलॉजी होती है, एक बेसिक पाथवे होता है जिससे हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो ओमेप्राजोल है वो है प्रोटॉन पंप कैटेगरी का ड्रग, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का। ये कैसे काम करता है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को समझने से पहले हम समझते हैं थोड़ा सा पंप का मतलब। ये पंप क्या होता है? आपके घर में अक्सर इस तरह के पंप पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, आपके वाटर को फ्रॉम द अगेंस्ट ग्रेविटी, ये आपका वाटर है, निचले लेवल पे वाटर है, इसको प्रेशर के साथ अप लेवल पे अगेंस्ट द ग्रेविटी सिंटेक्स की टंकी में पहुंचाने का काम करते हैं। क्योंकि जब कभी भी आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जाओगे तो वहां पे एक प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा और यही प्रेशर जनरेट करने का काम आपका पंप करता है। तो इस तरीके से ये जो पंप है वो पानी को नीचे से अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ये ऊपर लेके जाते हैं, यही कहलाता है पंप। यहां भी अगर आप बात करोगे अपने रेस्पेक्ट में एच पंप, क्योंकि प्रोटॉन पंप बोला है यानी कि एच पंप, तो आगे मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा भी, बट आपको ब्रीफिंग बस इतना कर दूं कि जैसे मान लो ये हमारा सेल है, तो इस सेल में क्या होता है कि एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें पोटेशियम के एक्सचेंज में, ये पोटेशियम के एक्सचेंज में, इसको इस तरह से दिखाते हैं, पोटेशियम के एक्सचेंज में हमारे पास H+ आता है। ये H+ ही प्रोटॉन कहलाता है और यही प्रोटॉन आगे जा करके आपके H+ जो आया है यहाँ से प्लस Cl- के साथ मिल करके HCl बनाने का काम करता है और यही HCl एसिड है। इसी को अगर हम रोक दें तो आपके प्रोग्रेशन को भी हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और इसको करने के लिए जो इसका तरीका है वो यहाँ पे आप देख पाओगे। ये एक मैंने डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें हम पूरे प्रोसेस को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो आपका स्टमक है। स्टमक में एक सेल होता है जिसे हम बोलते हैं पैराइटल सेल। यही पैराइटल सेल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एसिड के सिक्रेशन के लिए। तो ये पैराइटल सेल अपने अंदर से एसिड सिक्रेट कर रहा है। ये एसिड्स हैं। ये एसिड अगर सिक्रेट होगा नॉर्मल कंडीशन में तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपका डाइजेशन होगा। और अगर ये एसिड सिक्रेट होकर के आपके स्टमक के अंदर वाले पार्ट पे जाने की कोशिश करेगा तो इसको यहां पे अल्सर कॉज कर सकता है। इस पूरे प्रोसेस को बचाने के लिए ये एक बाइकार्बोनेट का लेयर है, म्यूकस प्रोटेक्टिव लेयर है, जो कि आपके एसिड से आपके अंदर के पार्ट को बचाता है। अगर यही पार्ट हमारा नहा रहे, कुछ देर के लिए इमेजिन करो कि ये पार्ट हमारा कम हो जाए, इनहिबिट हो जाए, तो ये जो अल्सर को कॉज करने वाले एसिड के अटैक हैं वो डायरेक्टली आपके इस पर्टिकुलर पार्ट पे जाएंगे। और यहाँ पे आप जो लाल कलर का देख रहे हो ये अल्सर है और यहाँ से अब आपका अल्सर क्या हो गया, जनरेट हो गया और इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो हमारा जो ट्रीटमेंट का एक प्रोटोकॉल है कि ये कि आपके एसिड के प्रोडक्शन को रोका जा सके और एसिड के प्रोडक्शन को रोकने के लिए जरूरी है कि H+ की अवेलेबिलिटी को आप कम कर सको। तो यहाँ पे जो एक ड्रग है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, उसके अंदर का एग्जांपल हम बात कर रहे हैं ओमेप्राजोल, और भी इसको जो एग्जांपल है वो है आपका पेंटोप्राजोल, इसोमेप्राजोल, ये सारे एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, वो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो ये काम कैसे करते हैं, ये आपके अगर आप सेल में देखोगे तो ये सेल का सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। इसके पास एक सिम्पोर्टर है जो कि ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, किसको, पोटेशियम को और हाइड्रोजन आयन को। इसी हाइड्रोजन आयन को H+ को हम प्रोटॉन बोलते हैं, इसी के नाम पे पड़ा प्रोटॉन। चूंकि ये पंप करने का काम कर रहा है सेल के अंदर से बाहर और सेल के बाहर से अंदर, इसीलिए इसको पंप की संज्ञा दी गई है, पंप बोला गया है। तो ये पंप क्या कर रहा है, देखो जरा ध्यान से, ये पोटेशियम को सेल के पास उस तरफ ले जा रहा है और हाइड्रोजन को उस तरफ से इस तरफ लेके आ रहा है। तो ये जो H+ आयन है वो आगे आपके बॉडी में अवेलेबल Cl- के साथ कोलैबोरेट करेगा और इस तरीके से H+Cl- इज इक्वल टू HCl बनाएगा और यही HCl यहाँ से पैराइटल सेल से निकलेगा और इस तरीके से आपके एसिड की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करेगा। एसिड रहेगा तो फिर एसिड की प्रॉब्लम बनी रहेगी और एसिड की प्रॉब्लम बनी रहेगी तो फिर अल्टीमेटली आपको अल्सर का प्रोग्रेशन, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम इसी प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करें, यहाँ पे मैंने क्रॉस चिन्ह लगाया हुआ है, इसी को अगर इनहिबिट कर दें तो H+ की अवेलेबिलिटी को हम कम कर सकते हैं। H+ ही नहीं होगा तो Cl के साथ कोलैबोरेशन के लिए H+ आएगा कहाँ से, यानी कि आपका प्रोटॉन आएगा कहाँ से। इस तरीके से जब प्रोटॉन पंप को आपने इनहिबिट कर दिया, प्रोटॉन की अवेलेबिलिटी इनहिबिट हो गई और इससे आपका जो काम है वो पूरा हो गया, एसिड का सिक्रेशन कम हो गया और एंटी अल्सर इफेक्ट, एंटी हाइपर एसिडिटी इफेक्ट आपने अचीव कर लिया। और इसी तरीके से जो आपका आज का प्रोडक्ट था ओमेप्राजोल, जिसका ब्रांड नेम अगर आप बात करो तो ओमेज, अपना काम करता है। याद रखिएगा ये जो आपके कैप्सूल्स हैं वो बहुत हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं। इनको अगर आपने खुला छोड़ दिया, कहीं कट लगा के हल्का सा यहाँ पे चीरा लगा दिया तो यहाँ से मॉइस्चर को बड़ी आसानी से अट्रैक्ट करते हैं और ये जो मॉइस्चर है आ करके आपके इस कैप्सूल पे, ये आपका कैप्सूल है ना हाइग्रोस्कोपिक में, इस पे आ जाते हैं और ये स्वेल होने लगता है और इससे इसकी क्वालिटी डिटोरिएट हो सकती है। कैप्सूल को हमेशा अच्छे जगह पे रखें, डायरेक्ट सनलाइट से भी बचाएं, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट अगर इसके ऊपर पड़ेगा तो इसके अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टेंट है, एक्टिव कॉन्स्टेंट का ऑक्सीडेशन हो सकता है या कोई दूसरा केमिकल रिएक्शन हो सकता है और ये इनएक्टिव भी हो सकते हैं या तो ये टॉक्सिक दूसरे सब्सटेंस में भी बदल सकते हैं। इसलिए आप इनको अक्सर हमेशा कवर करके रखिए, प्रोटेक्ट करके रखिए।
देखिए, वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है रिगार्डिंग द ओमेप्राजोल ओमेज कैप्सूल समझ में आया हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।